हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई आवेशित कण होता है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं तो उस केस में वो किस पथ पर चलता है, ये सारा डिस्कशन किया था। आज हम देखेंगे कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, जो डिस्कस नहीं किया था हम लोगों ने वहां पर, तो कोई वैद्युत क्षेत्र में अगर आवेशित कण चलता है तो उसका पथ कैसा होता है। अलग अलग केस देखते हैं। पहला केस हमारे पास दिया गया है कि जब कण विराम में होता है तो क्या होगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र लगा इस दिशा में, ये वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगा हुआ है, ऐसा ये वैद्युत क्षेत्र है, लगा दिया वैद्युत क्षेत्र। अब इसके अंदर कोई आवेशित कण है, यहां पर कोई आवेशित कण है जिसका आवेश क्यों दिया गया है और इसका द्रव्यमान दिया गया है m, और यहां पर ये रुका हुआ है, विराम में है, विराम में है, ये कैसा है, विराम में है। तो अगर विराम में होगा तो इसके ऊपर बल इधर की तरफ लगेगा, होगा ना, बल इधर की तरफ लगेगा। कितना, Q इंटू E लगेगा बल, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ बनाया हम लोगों ने, वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ बनाया है, तो इस पर बल Q इंटू E लगेगा। कुछ समय बाद ये चलने भी तो लगेगा, बल लगेगा तो मान लेते कुछ समय बाद इसका वेग हो गया v। यहां से यहां तक टाइम कितना लगा, तो t टाइम लगा और v वेग हो गया। और इसने जो दूरी तय की है मान लेते हैं वो x दूरी तय की है, x या फिर s मान लो, s दूरी तय की है, d दूरी तय की, जो भी मानना चाहो मान लो। अब इसके ऊपर पूरी लगाओ काइनेमेटिक्स। क्या काइनेमेटिक्स लगेगी, पहले लगाओ यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमें चाहिए s। तो लगा देते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as बनेगा, सही है, बन जाएगा। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी दे रखी थी, 0। तो बताओ यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2as मिल जाएगा, सही है। अब इसका त्वरण कितना होगा वो तो पता नहीं, तो त्वरण नहीं पता, बल तो पता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, और F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो A की वैल्यू क्या निकल के आएगी, क्यू ई बटा m निकल के आएगी। यहां पर रख लो, यहां रखेंगे तो बन जाएगा v स्क्वायर बराबर 2, यहां पर लिखेंगे क्यू ई बटा m, इंटू में क्या लिखा जाएगा, s लिखा जाएगा। अब यहां से जिस चीज की वैल्यू चाहिए निकाल लेते हैं। जैसे सपोज हमें v चाहिए, x डिस्टेंस s डिस्टेंस चढ़ा तो ये हमें v चाहिए, तो ये बन जाएगा 2q, यहां पर बन जाएगा e, यहां बनेगा s डिवाइडेड बाय में m का स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगर s चाहिए होगा तो s यहां से निकाल लेना, ठीक है। तो जब कभी भी कोई आवेशित कण विराम में होता है और वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में उस पर बल लगेगा। अगर धनावेश होगा, ऋणावेश होगा तो उसकी विपरीत दिशा में बल लगेगा, चलने लगेगा। तो जब चलेगा तो t समय बाद अगर वेग निकालना हो और s दूरी तय करता तो उस केस में v की वैल्यू 2q e इंटू एस डिवाइडेड बाई में m लिखी जाती है। ये डिस्कशन हुआ। अब आगे दूसरा है, जब कण वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश गतिमान हो, मतलब वैद्युत क्षेत्र है उधर ही गतिमान हो रहा है, पहले से कुछ वेग था यहां पर, पहले वेग वहां पर जो पहला केस डिस्कस किया वहां कोई वेग ही नहीं था, यहां पर डिस्कस करो। ये है दिशा किसकी, वैद्युत क्षेत्र की, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। यहां पर ये E वेक्टर है इधर, और ये चल रहा है इधर की तरफ, के अनुदिश चले। चलाओ इसे, मान लेते हैं v वेग से चलना शुरू करता है, आवेश का मान q है और द्रव्यमान m है, इधर की तरफ चलना शुरू करेगा। तो मान लेते हैं ये u से चल रहा अभी, क्योंकि दो वेग चाहिए होंगे ना, ये u से चल रहा है, q और यहां पर m दिया गया है। कुछ समय पश्चात यहां पर जब पहुंचेगा तो इसके पास वेग हो जाता है v, हो जाएगा। समय लग रहा है यहां से यहां चलने में t समय लग रहा है, और दूसरा यहां से यहां इसने दूरी कितनी तय की है, तो मान लेते हैं वो s दूरी तय की है, ऐसा बन जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर अनुदिश चलेगा, यहां पर देखो, यहां पर पथ कैसा होगा, तो सरल रेखीय पथ होगा। लिखना चाहो तो लिख लो, सीधे सीधे तो चलेगा, सरल रेखीय पथ होगा। और यहां पर क्या होगा, ये भी सीधे सीधे चलेगा, तो ये भी पथ कैसा होगा, सरल रेखीय पथ होगा, सरल रेखीय पथ बनेगा, सेम पथ निकल के आएंगे। अब यहां पर हमें क्या निकालना होगा, जब कण वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश गतिमान होगा तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं। यहां से देखो, पहला पॉइंट ये है कि अगर हम यहां से लिखते हैं q इंटू ई इज इक्वल टू एम ए, तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्यू वी बाई एम, जो कि हमें चाहिए होगी, ठीक है। और ये निकालते हैं अगर हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इस केस में क्या होगा, इसके पास पहले से कुछ वेग है, तो अगर पहले से कुछ वेग होगा तो यहां पर यू स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस 2, यहां पर लिखेंगे क्यू ई बाई एम, इंटू में क्या लिख देंगे, s लिखा जाएगा। ये हमारे पास v का एक्सप्रेशन निकल के आएगा। अगर मान लेते हैं t समय बाद वेग, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लिखा जाएगा।
तो यहां पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए की वैल्यू क्यू ई बाई एम इन टू टी। टी समय बाद वेग लिखना हो तो इतना वेग लिख सकते हैं, जब वो अनदिश गतिमान होगा तब के लिए ऐसा केस बनेगा। लेकिन अगर हमें ऐसा ना करना हो, कुछ इस तरह का कुछ दिया गया हो कि मान लेते हैं यहां जो जिन दो बिंदुओं के बीच में चल रहा है, यहां ए है, मान लेते हैं यहां बी दिया गया है, यहां का विभवांतर दिया गया है वी ए विभव और यहां का विभव दिया गया है वी बी, ऐसा दिया गया है ना। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घटता है। तो यहां पर अगर ऊर्जा लिखी जाए U1 तो वो क्या लिखी जाएगी बोलो, तो Q इंटू में V1 लिखी जाएगी V1, और वहां पर ऊर्जा लिखेंगे U2 इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे Q V2 लिखा जाएगा। तो यहां से बताओ कौन ज्यादा है, तो हम जानते हैं ये वाला जो है वो तो कम है और ये वाला ज्यादा है, सही है ना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। लिखना चाहो लिख लो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है, तो विभव घटेगा, इसका मतलब V1 बड़ा होगा, V2 छोटा होगा। तो उस केस में यहां से लिखेंगे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज हिंदी में लिखो स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी क्या लिखी जाएगी, तो क्यों डेल्टा V लिखी जाएगी। डेल्टा V क्या होगा, दोनों का अंतर लिखा जाएगा, तो दोनों का अंतर लिखेंगे तो इतनी कमी होगी इसके अंदर। तो क्षेत्र के अनुदिश अगर कोई गतिमान होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। इसका उल्टा अगर वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गतिमान होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो देखो कैसे, फिर से फिगर बनाते हैं, ऐसा फटाफट बनाओ फिगर। ये फिगर बन गया। यहां पर क्या है, ये इस बार इधर की तरफ चल रहा है, ये इधर की तरफ चल रहा है v वेग से, इसका q और m दिया गया है। तो ऐसा मान लेते हैं इस तरह से कि पहले यहां था, बाद में यहां कहीं पर पहुंच जा रहा है, यहां कहीं पर पहुंच जा रहा है। ये पॉइंट A दिया गया है, ये पॉइंट B है, ये इस तरह से कुछ चल रहा है इधर की तरफ, ये इधर की तरफ चल रहा है। यहां u है, यहां पर v है, सही है ना। तो यहां पर u है, यहां पर v है, यहां का विभव कितना दिया गया है VA, यहां का विभव कितना दिया गया है VB, ठीक है, और इनके बीच से कुछ गैप होगा, देखते हैं अभी। यहां पर क्षेत्र लगा हुआ है E वेक्टर, तो यहां पर क्या होगा, A पॉइंट पर ऊर्जा लिखवाओ तो क्या लिखेंगे UA, क्या लिखी जाएगी Q इंटू में VA। यहां पर UB लिखवाओ तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे Q, यहां पर क्या होगा VA लिखा गया था, यहां VB लिखा जाएगा। हम जानते हैं क्या, VB जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, VA से, ठीक है, ऐसा होगा ना, क्योंकि VB की वैल्यू ज्यादा है और VA की वैल्यू कम है। तो पहले ऊर्जा कम थी, अब हो गई ज्यादा, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी क्यों डेल्टा V, दोनों के बीच का विभव का अंतर होगा यहां पर। और ये किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा में कमी के, गतिज ऊर्जा में कमी के। तो गतिज ऊर्जा में कमी कितनी आएगी, पहले लिखेंगे हाफ m, किस गतिज ऊर्जा में कमी कितनी हो जाएगी, तो पहले ज्यादा रही होगी बाद में कम, तभी ऐसा होगा। तो गतिज ऊर्जा लिखी जाएगी हाफ m u स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा, पहले ज्यादा थी बाद में हो गई कम, तो गतिज ऊर्जा में आ गई कमी, स्थितिज ऊर्जा में हो गई वृद्धि। ऊर्जा संरक्षण तो लगेगा ना, ये ऐसा हो गया। अगला केस बनता है इंपॉर्टेंट केस, यहां से बोर्ड ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते भी हैं। तो पहला ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंबवत गतिमान होगा, किस पथ पर चलेगा, तो बाद में देखेंगे किस पथ पर चलेगा। अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास क्षेत्र इस बार इस तरह से है, यहां पर ऐसा क्षेत्र है कुछ, ये हमारे पास कुछ ऐसा क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। यहां से कोई एक कण इसके अंदर प्रवेश करता है लंबवत, यहां पर कोई आवेशित कण है, क्यू मास m, मतलब m मास, क्यू आवेश दिया गया है, m द्रव्यमान है, ये इसके अंदर प्रवेश करता है किससे, v वेग से प्रवेश करता है। तो हम जानते हैं ये क्षेत्र इधर की तरफ लगा है, तो ये क्षेत्र ऊपर की तरफ बल लगाएगा, तो इसको सीधे जाना चाहिए था, देखो
सीधे जाना चाहिए था, इधर से सीधे चला जाता है इधर की तरफ, ये ऐसा सीधे चला जाना चाहिए था, लेकिन क्या जाएगा, नहीं जाएगा। बल ऊपर की तरफ लगेगा तो कुछ ना कुछ विक्षेपित होगा, तो विक्षेपित होगा तो कैसा होगा, ये यहां से धीरे 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 इधर की तरफ जाएगा और जैसे बाहर निकलेगा फिर सरल रेखीय पथ पर चला जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा, तो मान लेते हैं बाहर निकला, सरल रेखीय पथ पर चला गया, तो ये कुछ दूरी इसके अंदर चला है, मान लेते हैं वो कितनी दूरी है, x दूरी इसके अंदर चला है, और ये विक्षेपित ऊपर कितना हुआ है, तो ये दूरी मान लेते हैं कितनी है, y दे रखी है। सही है, v वेग से चला और यहां क्षेत्र E लगा हुआ है। अब कैलकुलेशन करना इजी, प्रक्षेप गति पढ़ाया था वैसा है बिल्कुल। यहां दो गति हो रही है, एक x अक्ष में हो रही है, ये x अक्ष में हो रही है एक गति, और दूसरी गति कहां हो रही है, y अक्ष में हो रही है, दूसरी y में हो रही है, y में। तो यहां पर सबसे पहले लिख देते हैं y अक्ष में, या x अक्ष में लिखो पहले, x अक्ष में। x अक्ष में क्या होगा, v तो बदलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इस दिशा में कोई बल ही नहीं लग रहा है। तो यहां पर चाल बराबर दूरी बटे समय लगा लेते हैं, तो यहां पर निकल के आएगा v इज इक्वल टू एक्स इंटू टी टाइम लगता है मान लेते हैं, तो यहां से t की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, v बाई एक्स निकल के आएगी। ठीक है, y में बात करो, y अक्ष में बताओ, y अक्ष में क्या इसके पास पहले कोई वेग था, नहीं था। अब बाद में कितनी दूरी तय कर ली, y, द्वितीय समीकरण लगाओगे तो y बराबर क्या लिखा जाता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखते हैं। तो y तो ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग तो y में जीरो है, और यहां पर बन जाएगा हाफ, ये बनेगा at स्क्वायर, ये हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब एक पॉइंट देखो, यहां पर इसके ऊपर जो त्वरण लगेगा वो कितना होगा, बोलो, QE बाई m होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये QE बाई m निकल के आएगा। तो अगर ये वैल्यू QE बाई m निकल के आएगी तो यहां से देखो y इज इक्वल टू लिखा जाएगा हाफ, इसे लिख सकते हैं QE बाई m, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा t का स्क्वायर। t कितना निकल के आया है, तो v बाई एक्स निकल के आया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। उल्टा लिख दिया क्या, हाँ उल्टा लिख गया है ये, इसे थोड़ा सही कर लो। यहां पर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहां से t इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, x बाई वी आएगा, इसे सही कर लो। तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई में v का होल स्क्वायर बनेगा। अब यहां से इस फार्मूले को देखो और बताओ ये किसका फार्मूला लिखा गया है, ये जो फार्मूला लिखा गया है यहां पर हमारे पास, ये किस चीज का फार्मूला है, तो ये फार्मूला दिख रहा होगा, y की पावर यहां 1 दिख रही है, y की पावर यहां 1 दिख रही है, और यहां x की पावर 2 दिख रही है, और जब ऐसा होता है तो वो क्या होता है, परवलय होता है। तो यहां पर क्या होगा, परवलयाकार, परवलयाकार, परवलयाकार पथ पर चलेगा, परवलयाकार पथ पर चलेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड ने कई बार पूछा है कि अगर कोई आवेशित कण लंबवत चुंबक वैद्युत क्षेत्र के अंदर गतिमान होता तो उसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा, और उस पथ का प्रक्षेप कैसा होगा, कुछ ऐसा निकल के आएगा, y बराबर हाफ QE बाई m एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, जैसे प्रोजेक्टाइल में देखा था प्रक्षेप गति में, वैसा सेम रिजल्ट यहां से निकल के आता है। यहां से और क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, देखो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि जो y निकल के आया हमारे पास वो कितना होगा, तो उसे लिख सकते हैं हाफ, यहां पर लिखेंगे QE बाई m, इनटू में क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई में वी स्क्वायर लिखा जाएगा। ये तो रिजल्ट हमसे पूछा जा सकता है, लिख लेते हैं फिर पूछा जाएगा। तो एक बात और, यहां पर एक दूसरा रिजल्ट पूछा जा सकता है अगर पूछना चाहे कोई, तो कि अगर ये बाहर की तरफ निकलेगा तो देखो ये दिशा थी एक्स अक्ष के साथ, ये कोण थीटा बना रहा है, तो ये क्या होगा, ये वी एक्स होगा हमारे पास, और ये वी वाई निकल के आएगा, और ये वी होगा बाहर की तरफ जब जाएगा। तो इस केस में अगर थीटा निकालेंगे तो tan थीटा क्या निकल के आएगा, वी वाई बाई वी एक्स। तो यहां से अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास tan थीटा निकल के आएगा वो निकल के आएगा वी वाई बाई वी एक्स बन जाएगा। तो जब भी कभी हमें थीटा निकालना हो कि कितना कोणीय विक्षेपित हुआ, वो इतना हुआ। अब वैल्यू निकाल लेते हैं, वी वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू वाई प्लस यहां लिखेंगे 80 बनेगा ना। तो यहां से निकाल लो वैल्यू, क्या लिख सकते हैं, या फाइनली निकालना चाहो तो ऐसे नहीं निकालना तो दूसरी तरह से भी निकाल सकते, देखते हैं। देखो ये बन जाएगा यहां से वी वाई, और ये बन जाएगा यू वाई प्लस 80 बनेगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, सीधा सीधा 80 बन जाएगा।
ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ए की वैल्यू हमें दे रखी है QE बाई एम, और टी की वैल्यू कितनी निकल के आई है, तो वो आई है x बाई वी। सही है। और दूसरा केस क्या है, और Vx हमारे पास कितना दिया गया, वो तो V के बराबर था। तो देखो Vx हमें पता, Vy पता है, इनको डिवाइड कर देना है और यहां से tan थीटा निकल आएगा, तो कर दो डिवाइड। यहां से बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा Vy, तो ये बनेगा QE x डिवाइडेड बाई, यहां पर बन जाएगा m इंटू वी, और वहां से v आएगा तो ये v का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा tan थीटा का। तो इतना विचलन होगा, जब भी विचलन निकालना हो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है। एक पॉइंट और, इसमें पूछा जाता है q विशिष्ट आवेश का अनुपात, मतलब q बाई m का अनुपात पूछेंगे का मान। बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है इस पर कि q बाई मतलब q बाई m का मान बताओ। तो q बाई m का मान हम कैसे बता सकते हैं, हमारे पास ये जो रिजल्ट निकल के आया इसमें देखो y इज इक्वल टू हाफ, यहां पर लिखा गया है QE बाई m, इंटू में क्या लिखा गया है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई में वी स्क्वायर। यहां से वैल्यू निकालो जरा से, क्या बनेगा q बाई m, q बाई m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसे, इसको इधर ही रखो बाकियों को उधर भेज दो, तो बन जाएगा 2m y इंटू में बनेगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई में, यहां बन जाएगा क्यों तो चला गया इधर, यहां बन जाएगा e इंटू में बनेगा x स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा q बाई m के अनुपात का। तो q बाई m का अनुपात पूछा जाए और y और x दिए गए हों, यहां पर m तो होगा नहीं, यहां पर जो बनेगा ऐसा m नहीं होगा क्योंकि m तो हम लोगों ने यहां निकाल लिया बाहर, तो ये बन जाएगा 2y v स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां क्या लिख देंगे e इंटू में बन जाएगा x स्क्वायर। इसमें जो भी वैल्यू दे रखी हो रख करके सॉल्व कर देना, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा जो भी चाहिए होगा। तो q बाई m निकालना हो यहां से पूछ सकते हैं। tan थीटा पूछा जा सकता है कि tan थीटा की वैल्यू, कोणीय विचलन कितना होगा, y तो क्या है वो रेखीय विचलन है, कोणीय विचलन कितना कोण घूम गया है, तो कोणीय विचलन निकालना हो तो tan थीटा से निकालेंगे। फार्मूला यहां लिखा गया है, x दूरी अगर चलता है वेग से फेंका जाता है तब के केस में, लेकिन लंबवत होगा तब की बात कर रहे हैं। तो अगर लंबवत गतिमान होता है तो उसका पथ ऐसा होता है, हाफ ऑफ QE बाई m इंटू एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, परवलयाकार पथ पर चलता है। यहां पर क्या होगा, विपरीत दिशा में गतिमान होता है तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती, गतिज ऊर्जा घटती है। यहां पर क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यहां पर क्या होता है, विराम में होगा तो एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान होना शुरू करेगा। यहां जो एक्सेलरेशन है वो नियत रहने वाला है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नियत रहेगा तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र दिया गया होगा, उसमें कोई आवेशित कण चलता है तो उसके अलग अलग केस में उसका पथ कैसा निकल के आता है। तो लंबवत होगा तब वो परवलयाकार पथ पर चलेगा, अनदिश होगा या उसके विपरीत दिशा में होगा तो उस केस में क्या होगा, उसकी जो पथ निकल के आएगी ट्रेजेक्टरी वो सरल रेखा निकल के आएगी, और जब लंबवत होगा तो परवलयाकार पथ पर गति करेगा। q बाई m का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं, y कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा कैसे निकाला जा सकता है, इन सब के फार्मूले लिख दिए हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो बात कर रहे होंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट के, क्योंकि बल यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का डिस्कशन करेंगे, तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।